हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो टारगेट बना रखा है, कि हमको ये जॉब लेनी है या ये प्रिपरेशन करना है या इस एग्जाम को क्वालिफाइड करना है, तो उस एग्जाम को क्वालिफाइड कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एज ए स्टूडेंट की तरह सोचते हैं कि स्टूडेंट चाहता क्या है, तो स्टूडेंट ये चाहता है कि उसे जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसकी एक ट्रिक दे दी जाए और जो भी उसके इम्पोर्टेंट पार्ट है केवल वही डिस्कस किया जाए, बहुत ही कम समय में और छोटे से पेजों में क्या हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए, बस स्टूडेंट खुश। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, हमारी सबसे बड़ी गलती यही है। हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले उस एग्जाम के लेवल को समझना होगा। जो एग्जामिनर आपके क्वेश्चन सेट कर रहा है उसके दिमाग को समझना होगा कि उसका दिमाग क्या कहता है। सोचिए, आपको एग्जाम क्वालिफाइड करना है, उस एग्जामिनर के दिमाग पर विजय पाना है जो आपके लिए पेपर सेट करेगा। लेकिन हम पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते हुए जो हमारा दिमाग चाहता है, हम चाहते हैं उस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। तो सोचो दोनों में कितना डिफरेंस है। हम किसी दूध पे से मलाई को लेना चाहते हैं, लेकिन एग्जामिनर है वो तो कहीं से पूछ सकता है, वो गहराई में जा सकता है, बिल्कुल तली जो तवा नीचे होता है बॉटम तल में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस मलाई से नीचे उतरना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं ऐसा मंत्र दिया जाए जिससे पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। तो इस तरीके की सोच को सबसे पहले बदलेंगे, तभी हमें आपको किसी एग्जाम में आप जो तैयारी कर रहे हैं वहां पर आपको सफलता मिल पाएगी। तो क्या करें, ऐसा क्या करें कि हमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि आप जो भी जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और पढ़ने से पहले उसके प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक बार प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन सेट हो जाएंगे, भाई ये क्वेश्चन पूछे गए, और फिर आप उसे पढ़ेंगे। तो अब आप पढ़ेंगे तो आपको वो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा वहां पर, तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं, आप बिल्कुल पढ़ेंगे उसे। तो इस तरीके से हमें स्ट्रेटजी बनाएंगे, चलिए वो डिस्कस करेंगे। तो ओके, कोई बात नहीं, चलिए हम इस वाले टॉपिक को नहीं छोड़ते हैं, फिर आगे डिस्कस करते रहेंगे कैसे पढ़ाई करना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, और कैसे हमें अपने सक्सेस को अपने हाथों में कंट्रोल करना है, अपने कामयाबी को बिल्कुल पकड़ना है। कामयाबी को जो कामयाब की विजयश्री होती है उसकी माला का हमारे गले में पड़ेगी, ये हमारा टारगेट होता है और बना के चलते हैं, पर दुर्भाग्य बस किसी तरीके से नहीं मिल पाता है। चलिए ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ये इंडियन पॉलिटी का सेकंड लेक्चर रहेगा, और आज इस लेक्चर में मैं वर्ड डिस्कस करने वाला हूँ जो अभी तक यूट्यूब पर शायद किसी ने डिस्कस किया होगा, मुझे लगता है किसी ने डिस्कस किया होगा, क्योंकि ज्यादातर आजकल जो पढ़ाई हो रही है ना, स्टूडेंट के डिमांड के ऊपर हो रही है। तो यूट्यूब पर तो टीचर उसी तरीके से मटेरियल लेके आ रहा है जो स्टूडेंट चाह रहा है। स्टूडेंट चाहता है कि क्वेश्चन की पीडीएफ बना के लेके आओ, उसके आंसर 4 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, उसी तरीके से उन्हें प्रैक्टिस कराते रहो बस। इस तरीके से स्टूडेंट की डिमांड है। ऐसे पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा, एक संविधान को समझें पहले। आज का जो मेरा जो वीडियो है और जो मैं संविधान को डिस्कस करने जा रहा हूं यहाँ पर, तो ये कोई एकेडमिक तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। ये सब उनके लिए है। बहुत से ऐसे लोग बैठे हमारे भारत के अंदर जो संविधान के नियमों का विरोध करते हैं,
संविधान के न तो संविधान को जानते न समझते हैं और विरोध करना चालू कर देते हैं। बताओ, ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व वाले नागरिक हैं हमारे भारत में, जिन्होंने कभी संविधान को पढ़ा नहीं, संविधान की पावर को जाना नहीं, शक्ति क्या है, लेकिन विरोध उसका दबा के करेंगे। मान के ये गलत है, वो गलत है। तो संविधान क्या है? संविधान किसी देश को चलाने का एक नियम कानून को संकलित की गई एक पुस्तक है। हम जिसके आधार पर कह सकते हैं जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नेता है, सरकार है, वो गलत है या सही है। अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग काम करता है तो उसे बिल्कुल सही माना जाएगा। अगर कितना भी उसने अच्छा काम किया लेकिन संविधान के नियम के विरुद्ध किया है तो वो उसे गलत माना जाएगा, कानूनी तौर पर उसे गलत माना जाएगा। तो जैसे आपने सुना होगा बाती बातों में भाई कानूनी तौर पर ये लीगल है, ये इलीगल है। तो लीगल का मीन्स यही है कि भाई संविधान आपको जो परमिशन दे रहा है वो काम कर रहे हैं तो वो लीगल है, कानूनी है, और संविधान उसकी मना कर रहा है फिर भी आप कर रहे हैं तो वो गैर आपके क्या हो जाएगा, इलीगल कार्य हो जाएगा। चलिए, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है इसे डिस्कस करना चाहूंगा। प्रस्तावना, हमने आज तक प्रस्तावना को देखा नहीं हुआ ढंग से, न पढ़ते हैं, तो ये इंपोर्टेंट नहीं है, बहुत इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी पहले उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुई, ये जान लेते हैं। ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की समिति में क्या हुआ, एक प्रस्ताव पारित किया गया, या प्रस्ताव पारित करने से उसका उद्गम हुआ। इसलिए भारत के संविधान की प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहते हैं, क्योंकि ये इसका जो भाव आया था उद्देश्य प्रस्ताव को पारित होने से हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव को पारित होने से हुआ था, इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देश्य का वर्ड भी दिया गया है। क्या दिया गया है? उद्देश्य का। इसे यहां पे लिखेंगे हम उद्देश्य का, इसे उद्देश्य का भी कहते हैं, उद्देश्य का। अगर आप कोई एग्जाम क्वालिफाइड वास्तव में रियलिटी में करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने काफी इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए। सेकंड ये है, देखिए यहां भी मैं ऐसे फैक्ट देने वाला हूं, क्वेश्चन यहां से बहुत आएंगे। अभी आप क्वेश्चन को मत कलेक्ट कीजिए, अरे यार उसके पूरे सार को ग्रहण कीजिए। आप किसी बाग में से फूलों को तोड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप पूरे बाग को ही अपना बना लो, फूल को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन को याद मत करो, ये छोटी छोटी क्लासों वाले काम मत करो कि क्वेश्चन आंसर लिखा देते हैं फिर उन्हें याद करते हैं, ये काम मत करो। पूरे बाग बगीचे को अपना बनाने की कोशिश करो। एक एक फूल तोड़ोगे, एक एक फूल बनोगे तो काम नहीं चल पाएगा। तो देखिए प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना लिखेंगे सबसे पहले हम भारत के लोग। देखिए कितना अच्छा है, संविधान का सबसे पार्ट अच्छा है, पहला ही प्रस्तावना उद्देश्य का, इसे बोलेंगे हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपकी प्रस्तावना है जो कि हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग की बात तो यह है कि स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है, उसे प्रस्तावना ही याद नहीं है, उद्देश्य का ही याद नहीं है। इससे कितने क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताऊंगा, कितने क्वेश्चन बनेंगे।
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इसमें कि ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस प्रस्ताव का आविर्भाव किया गया, जो संविधान सभा की समिति थी उसके समक्ष रखा गया। उस उद्देश्य प्रस्ताव के पारित के द्वारा इसका उद्भव हुआ, इसलिए इस प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहते हैं। और अगर थोड़ा सा डिस्कस किया जाए तो ये अमेरिका के लिखित संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना जो ली गई है, इसका जो विचार आया है वो आपके अमेरिका के लिखित संविधान से लिया गया है। लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान का प्रभाव अधिक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रस्तावना का विचार कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो आप एक ही आंसर देंगे कि भाई जो प्रस्तावना को जो लिया गया वो जो आपके अमेरिका के लिखित संविधान से लिया गया है। लेकिन किसका प्रभाव ज्यादा है, इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। समझ में आ गया तक? तो सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, यहाँ पर ये चीज जरूरी है, हम भारत के लोग। देखिए यहां से क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हम भारत के लोग भारत को तो लिखेंगे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अभी आपको ये नहीं घबराना कि सर ये क्या लिखा रहे हैं आप। मैं यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कुछ डिस्कस करूंगा, बिल्कुल नहीं घबराना, सब कुछ डिस्कस करूंगा यहाँ से। देखिए तो क्या है हमारे पास, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा
और राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा में इस संविधान सभा में हमें 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अधिनियमित अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। ये आपके सामने आ जाए, इसे थोड़ा सा छोटा कर लें तो पूरा एक बार में आ जाए। और छोटा करना पड़ेगा। अब आ गया, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पर मजा आने वाला भाई। अब देखिए थोड़ा सा, अब सब कुछ क्लियर होने वाला है। ये आपके सामने, आपने इसे नोट कर लिया होगा अच्छी तरीके से। अब डिस्कस करेंगे। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैं सबसे पहले बता दिया कि इसका जो आविर्भाव सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव रखा और वहां से ही इसकी प्रस्तावना और उद्देश्य का वो निकला। और जो प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया, तो ये अमेरिका का संविधान, लिखित संविधान से आया। लेकिन प्रभाव किसका ज्यादा है इस पर? ऑस्ट्रेलियन प्रभाव ज्यादा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं सबसे पहले कि आपके 42वें संविधान संशोधन 42, चलो मैं साइड में कर लेता हूं, उसे मैं इधर ही डिस्कस करता रहूंगा। चलिए मैं इसको उधर कर लेता हूं। ये मैंने इस तरफ ऐसे कर दिया, यहाँ कर दिया मैंने। अब देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेंगे? देखिए मैं इधर लिखता जाता हूँ क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ पर लिखते जाता हूँ। ये आपके सामने है, इधर मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा 42वें संशोधन। 42वें संशोधन कब हुआ था? संशोधन गलत हो गया। संशोधन कब हुआ? आपने 1976 में हुआ। 1976 में हुआ। तो इसमें 3 वर्ड जोड़े गए। कौन से जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यहाँ पर आपका अखंडता, ये 3 वर्ड, ये
3 वर्ड कहां पर कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन जुड़ गए। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे समाजवादी। चलो इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसके लिए मैं यहाँ पर कलर ले लेता हूँ। चलिए मैंने कलर ले लिया, ये ले लिया, ये लो, ये दिखाई देगा आपको, ये ले लेते हैं। तो मेरे यहाँ पर कौन सी लिए? यहाँ पर वर्ड जुड़े गए सामाजिक, सामाजिक जोड़ा गया और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता पर जोड़ा गया। पहला क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन बना ना बना, बताइए। पहला क्वेश्चन बना और इसी में से देखो कितने क्वेश्चन बनाऊंगा मैं आपके सामने, देखिए। और ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो 42वें संशोधन में कब हुआ? 1976 में हुआ। यहां पर 3 वर्ड जोड़े गए, सामाजिक, पंथ निरपेक्ष और अखंडता वर्ड जोड़ा गया। तो भाई वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। एक विचारधारा मैंने बड़ी सुनी है हिंदी मीडियम के माध्यम के स्टूडेंट्स के बारे में कि ये बड़ी वीडियो को नहीं देखते, ये मात्र 20-25 मिनट की वीडियो को देखते हैं। तो मुझे लग रहा है आज की वीडियो बड़ी होने वाली है और मैं आज देखना चाहता हूँ हिंदी माध्यम से जो छात्र बिलोंग करते हैं, स्टूडेंट, क्या हमारी इस वीडियो को, बड़ी वीडियो को देख पाएंगे? क्या उनके बारे में जो सोच बनाई गई है कि 20-25 मिनट की वाली वीडियो को देखते हैं और वो फैक्ट वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं, लाइनर क्वेश्चन, एक लाइन वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ऐसी वीडियो को देखते नहीं है। तो आज मैं देखना चाहता हूं कि इस वीडियो को रेस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट इस वाले वीडियो को महत्व देंगे नहीं देंगे, तो ये चीज मुझे आपको देखना है। और भाई अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें। इसकी फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड करती है, वहां से देख लें। और भी बैच स्टार्ट कर रखे हैं हमने आपकी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स, और आपके लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने मैथमेटिक्स का बैच स्टार्ट कर रखा है। अगर कोई स्टूडेंट बीटेक बीएससी कर रहा है उसके मैथमेटिक्स की वीडियो हमने बैच स्टार्ट कर रखा है। और 11-12 कर रहा है तो उसके लिए भी मैथ की हमने तैयारी के लिए हमने वीडियो बना रखी है, बैच स्टार्ट कर रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया, देखिए यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया सर, आप मालूम चल गया सर जी, तो यहीं से पूछा गया है, देखना यहीं से और कितने पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी राज की बात यह है कि देखो इसका हमें एक्सप्लेनेशन आना चाहिए पूरे का। जैसे आपने देखा छोटी क्लास में जैसे कविता बोलते थे फिर उसका हमें अर्थ करना होता था, तो ये सोचो आपके सामने ये दे रखा है भाई, इसी के क्वेश्चन आएंगे, दबा के क्वेश्चन आएंगे, तो लेकिन अब इसी का हमें अर्थ, मीनिंग आना चाहिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। आपने ये समझ लिया तो सोचो संविधान का 60-70% भाग समझ लिया। यहीं से आपको संविधान क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में हमारा संविधान कैसा है, यहीं से क्लियर होगा। देखिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, पहला क्वेश्चन। अब यहां पर मैं ये डिस्कस करना है, देखिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो चलिए मैं इस पे दूसरा पेज लेता हूं, यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। हमारे पास आया संपूर्ण, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसको समझेंगे, इसका मतलब क्या, मीनिंग क्या है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार चेक कर लेता हूं क्या आपको ये चीज विजिबल हो पा रही है। चलिए बिल्कुल विजिबल हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपको उसमें। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भाई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के अंदर 2 चीज आ जाएगी यहां पर हमारे पास। एक तो आ जाते हैं आंतरिक मामले, यहां पर लिखेंगे आंतरिक मामले, लिखेंगे आंतरिक मामले, आंतरिक मामले हो गए। और दूसरा डिस्कस करना चाहूंगा बाह्य मामले, बाह्य मामले। आंतरिक मामले में कौन कौन से पॉइंट आने वाले हैं? इसमें आ सकते हैं यहां पर आपके राजनीतिक, राजनीतिक आ जाएगा बिल्कुल,
आर्थिक आ जाएगा, आर्थिक आ जाएगा इसके अंदर, सामाजिक आ जाएगा और धार्मिक आ जाएगा। और बाह्य मामले में बात करें तो यहाँ पर विदेशी मामले बोल दो, बढ़िया है। विदेशी मामले की बात कर रहे हैं। इस विदेशी मामले में क्या क्या आ सकते हैं हमारे पास? विदेशी कुछ शत्रु भी हो सकता है हमारे पास, कोई मित्र भी हो सकता है, और किसी के साथ में संधि भी करनी पड़ सकती है। ये कंडीशन हो सकती है, संधि करनी सकती है। अब देखिए समझिए इसे क्या है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत के आंतरिक तथा बाह्य मामले में कि निर्णय लेने में पूर्ण रूप से क्या होगा? स्वतंत्र होगा। उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होगा, दबाव में निर्णय नहीं लेगा, किसी प्रतिबद्धता में दबाव में निर्णय नहीं लेगा, न तो किसी के दबाव में निर्णय लेगा, न किसी के प्रतिबद्धता, किसी के प्रतिबद्ध करने पर, प्रतिबंध लगाने पर निर्णय नहीं लेगा। मतलब अपने निर्णय लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र रहेगा। तो स्वतंत्र की ये हमें राइट है, हमारा संविधान कहता है। तो हम जो भी विदेशी नीति में आंतरिक मामलों में निर्णय लेंगे तो बिल्कुल स्वतंत्र लेंगे। यहाँ पर कोई भी किसी भी अगर आंतरिक मामले की बात करी जाए तो न तो राजनीतिक का कोई दबाव रहेगा, नहीं कोई आर्थिक का, नहीं सामाजिक का, न धार्मिक का, कोई मामले का नहीं। यह हम इधर से सोचें, इन मामलों में जो डिसीजन लेंगे हम पूरे स्वतंत्र रूप से लेंगे और कोई प्रतिबंधता नहीं करेगा हम पर। ऐसे विदेशी मामले में किसी शत्रु, कौन शत्रु है हमारा, कौन मित्र है और कहाँ संधि करनी है, बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे। यहाँ पर में कोई प्रतिबद्धता नहीं करेगा। तो इस वर्ड का क्लियर आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। जब भी पूछा जाए तो यही चीज पूछे जाएंगी, दिमाग में बैठा लो, इससे आपका ऑप्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाओ। फिर दोबारा लौटे तो ये वर्ड क्लियर हो गया। अब आते हैं समाजवादी वर्ड क्या है सर? अब ये समाजवादी वर्ड को ऐड कर रखा है सर, तो इसका मीनिंग क्या है? समाजवादी, बिल्कुल आइए सर। अब देख समाजवादी डिस्कस कर लेते हैं कि समाजवादी क्या है। तो समाजवादी में डिस्कस करना चाहूंगा। समाजवादी एक विचारधारा है। क्या? एक विचारधारा है हमारे पास, विचारधारा है। समाजवादी क्या है? एक विचारधारा है। और ये समाजवादी जो एक संविधान में देखने को मिला है कि नेहरू जी से प्रभावित है, नेहरू जी का पूरा इसमें योगदान है। तो समाजवादी का मतलब क्या है? एक तरह समानता से रिलेटेड करता है, समानता वर्ड से। ये कहता है कि देखो समाजवादी का मतलब क्या है कि नेहरू जी ने एक मिश्रित, कौन सी व्यवस्था बनाई थी? मिश्रित व्यवस्था बनाई थी। मिश्रित व्यवस्था, मिश्रित व्यवस्था समाजवादी, मिश्रित समाजवादी बोलते हैं उसे, मिश्रित समाजवादी। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? मिश्रित समाजवादी या मिश्रित व्यवस्था, कुछ भी कोई ये हुआ। इसका मतलब क्या है मिश्रित का? इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र प्लस निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी। मतलब नेहरू जी ने ये प्लान लिया था, योजना, कि जो समाजवादी के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या करेंगे? अपनाएंगे। मिश्रित समाजवादी होगा। इसमें कुछ गवर्नमेंट भी अपना योगदान देगी, कुछ निजी क्षेत्र जो प्राइवेट है वो क्षेत्र देंगे। इससे क्या होगा? गवर्नमेंट देगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट समाज के जो लोग, पिछड़े हुए लोग हैं, जो किसी जो आपकी प्रमुख धारा से, मेन धारा से किसी तरीके से अलग हो गए, विमुक्त हो गए, उनको उस धारा में जोड़ने का काम करेंगे। और जो प्राइवेट वाले हैं वो देश के उत्थान के इसमें काम करेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित समाजवादी वर्ड नेहरू जी ने दिया। और क्या दिया?
देखिए अब इसमें इसका मीनिंग क्या होता है, इसका एक समानता से मतलब होता है कि समानता लाने का पूरा पूरा प्रयास करता है क्या, समाजवादी। कैसे? अब आपने समाज में देखा होगा जहां पर आय विषमता है, आय की विषमता है। आय की विषमता कैसे है भाई? इसमें दो लोग हैं, अमीर लोग और यहाँ पर क्या है, गरीब लोग, अमीर और गरीब। अब इनके पास आय अधिक है, पैसा बहुत है इनके पास कुछ नहीं है, बहुत गरीब है। तो अब इन्होंने समाजवादी विचारधारा के कहा भाई अब इनके दोनों के अंदर समानता लाई जाए। समानता वर्ड कैसे लेके आएंगे? तो अब आपके पास दो ही ऑप्शन है भाई, इससे धन लेकर के इसको दे दिया जाए। तो ये चीज तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा गलत हो गई भाई, ये धन देगा तो इसे बुरा लगेगा, तो डायरेक्ट इसे दुश्मन मान लेगा, गरीब को डायरेक्ट दुश्मन मान लेगा। तो यहां पर विचारधारा का प्रभाव ये आया, उन्होंने कहा कि भाई गरीब की कुछ योजनाओं के द्वारा इसका उत्थान किया जाए, इसका योजना के द्वारा उत्थान किया जाए। सही है? तो इससे क्या होगा, ये इसकी गरीब के यहाँ पर निकटता आ जाएगी, दोनों के अंदर एक निकटता आ जाएगी, मतलब एक समानता के लेवल पर पहुंच जाएंगे, एक समानता के स्तर को स्पर्श करेंगे योजना के द्वारा। और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि एक सामाजिक कल्याण की किसी भेदभाव, सामाजिक कल्याण करने की वजह से योजना चलाई गई। तो गरीब लोगों के लिए, जो निम्न वर्ग लोग हैं, उन स्तरों के लिए क्या किया, एक योजनाओं के द्वारा उनका लेवल को उठाने का प्रयास किया गया। कौन सी व्यवस्था से? समाजवादी व्यवस्था से। तो ये आपके समाजवादी विचारधारा झलकती है हमारे पास। और क्या हो सकता है? देखिए, तो यहां पर एक समान, इस वाले वर्ड का मतलब ये है कि भारत का संविधान क्या कहता है, हर तरह के लोगों को एक समानता लाने के, एक समान अवसर देने की बात करता है कि सबको समान अवसर दिया जाएगा और किसी भी वर्ग के को विशिष्ट अधिकार दिए गए, उन अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से समानता लाने का जो एक वादा किया गया वो संविधान में किया गया है। और अब देखिए यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है समाजवादी वर्ड क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाइए। अब आता है पंथ निरपेक्ष। अब आगे दिमाग में आया पंथ निरपेक्ष क्या है, ये सारे क्वेश्चन पे एग्जाम में पूछे गए। अब पंथ निरपेक्ष पे आ जाइए, पंथ निरपेक्ष क्लियर करना चाहेंगे। देखिए पंथ निरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्ष, देखो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, आप सच्ची डायरेक्ट समझेंगे। पंथ निरपेक्ष में किसी राज्य का, राज्य में सरकार का, किसी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, किसी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, किसी धर्म को कोई धर्म नहीं होगा उसका, और किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ आ गया? तो यहाँ पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, मतलब सरकार का, सरकार वर्ड यूज करूंगा, कंफ्यूज हो होंगे, वैसे राज्य का मतलब सरकार ही होता है यहाँ पर पॉलिटी के अंदर। तो सरकार का कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा, और संविधान ये वादा करता है कि किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपके 25 से लेकर 28 अधिकार के नियम दिए गए। एक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो आपको देखा होगा कि संविधान में धर्म के हिसाब से कोई दाढ़ी रखा सकता है, कोई मूंछ रखा सकता है। सिखों को देखा होगा वो छोटी कटार लेके चलते हैं। तो ये उनको स्वतंत्रता दी गई है कि उसके धर्मों के आधार पर दबाया नहीं जाएगा। सरकार किसी धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगी, सरकार किसी धर्म के व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं करेगी। अब देखिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पर बोलना पड़ रहा है, आप ये कहेंगे ये चीज है। अब मैं देखिए संविधान पढ़ना क्यों जरूरी है कि संविधान के आधार पर ही हम किसी गवर्नमेंट को सही या गलत कह सकते हैं। किसी एम्प्लॉय गलत है या सही है, तो संविधान के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं। तो आज हमारे जो सरकार है एक सवाल उठा रही है कि हिंदू राष्ट्र,
तो अगर आप संविधान को समझने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से देखी जाए तो ये तो प्रस्तावना, और जो कि अभी मैं आपको आर्टिकल 25 से लेकर 28 डिस्कस करूंगा, जो कि फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार हैं, उसका हनन हुआ कि नहीं हुआ। और हम हर तरीके से हमने देखा है कि हम मुस्लिम धर्म के व्यक्तियों को पता नहीं क्या क्या वर्ड यूज कर लेते हैं कि ये वो है। तो यहाँ तो बिल्कुल ही संविधान का उल्लंघन हो गया। ये तो बिल्कुल संविधान का उल्लंघन हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, हिंदू धर्म को एक विशेष धर्म का दर्जा दे रहे हैं, और जबकि मुस्लिम धर्म के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। जबकि ये प्रस्तावना भी बिल्कुल इसका विरोध करती है, कि ऐसा वादा करती है लोगों के साथ कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा वास्तव में हो रहा है। मेरा कोई पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पर जो टॉपिक आया तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो इसी क्लियर हो गया पंथ निरपेक्ष। तो देखिए पंथ निरपेक्ष में और क्या हो सकता है कि पंथ निरपेक्ष 3 टाइप के होते हैं यहाँ पर। एक तो होता है नास्तिक, नास्तिक होता है। एक होता है आपके पास, चलिए इसे इस तरीके से लिख लीजिए, ऐसे मत लिखिए, इसे ऐसे लिख लो यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा पहले नास्तिक, नास्तिक लिखा। दूसरा सैद्धांतिक, सैद्धांतिक राज्य, सैद्धांतिक राज्य, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक राज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, निरपेक्ष राज्य। बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। नास्तिक राज्य, इसमें क्या है, ये तो भाई सभी धर्मों का विरोध करता है, सभी धर्मों का विरोध करता है, सभी धर्मों का विरोध, सही है, सभी धर्मों का विरोध करेगा। इसमें राज्य का कोई विशेष धर्म होता है, विशेष धर्म होता है राज्य का। और एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका श्रीलंका, श्रीलंका इसका एक एग्जाम्पल है। तीनों क्लियर हो रहा है। नास्तिक राज्य क्या है, नास्तिक राज्य उस राज्य को बोलते हैं अगर इस वाले कंसेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो वो सभी धर्मों का विरोध करेगा, वो राज्य, वो सरकार सभी धर्मों का विरोध करेगी, नहीं ये काम नहीं होगा, वो केवल संविधान को ही वैल्यू देंगे, धर्म को वैल्यू नहीं दी जाएगी इस वाले में। सैद्धांतिक राज्य में क्या है कि कोई राज्य सरकार क्या करती है, विशेष धर्म को एडॉप्ट कर लेती है, एक विशेष धर्म को मानने वाली होती है, जैसे श्रीलंका, तो वो उसी धर्म को बढ़ावा देती है, बाकी धर्मों को बिल्कुल नहीं मानती। अब यहां पर क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो यहां पर क्या है, सरकार, यहां पर सरकार क्या रहेगी, यहां पर जो सरकार है, राज्य कह लो सरकार, जो सरकार है वो तटस्थ रहेगी, धर्मों की क्या रहेगी, तटस्थ, तटस्थ, तटस्थ रहेगी यहां पर, सही है। किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, बढ़ावा नहीं देगी, पहली बात नहीं देगी, सही है। और जब देखो सरकार धर्म क्या है, तटस्थ रहेगी, धर्म के बिल्कुल तट के पास बैठी रहेगी, धर्म के आड़ में कोई गलत काम नहीं होने देगी यहाँ पर सरकार। ये हमारा संविधान का पूरा एक प्रारूप है। वो कहते हैं धर्म के ओर में गलत काम नहीं होने देंगे, सरकार बिल्कुल पास में बैठी है, जैसे गलत होगा तो तुरंत बोलेगी, जब तक आपका धर्म का मैटर है और किसी के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। जब मैं आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा आपको मालूम चलेगा धर्म वास्तव में है क्या और अधिकार क्या है। बेटे किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, जैसे आज हमारे देश में क्या है, हिंदू धर्म बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, तो ये संविधान का उल्लंघन है पूरा, सही है। और किसी भी धर्म के व्यक्ति साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस तरीके से बोला जाता है। तो धर्मनिरपेक्ष, ये इसका एग्जाम्पल क्या है, भारत एक ऐसा राज्य है, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसे धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है। ये चीज क्लियर हो गया। चलिए अब हम क्लियर करने वाले हैं यहाँ पर, आगे देखिए पंथ निरपेक्ष। अब लोकतंत्रात्मक क्या होता है, लोकतंत्रात्मक, तो देखिए लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। चलो आगे आ जाए, यहीं पर लोकतंत्रात्मक, मैं यहां पर लिखने वाला हूं लोकतंत्रात्मक,
इसे समझेंगे। लोकतंत्रात्मक दो टाइप हो सकते हैं आपके, एक तो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष कहो या परोक्ष कहो, परोक्ष कहो। इसमें क्या होती है, इसमें जनता डायरेक्ट क्या करती है, जनता सीधे शासन चलाती है। इसमें जनता सीधे शासन चलाती है, सीधे। यह हम कह सकते हैं कि सरकार क्या करती है, इसमें जनता का भागीदार अधिक होता है, जनता पे एक प्रशासक के रूप में बैठाती है, प्रशासक डायरेक्ट बैठाती है, और जितनी पावर होती है वो जनता के हाथों में होती है। यहां से समझ में आ गया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, तो यहाँ पर क्या होती है, जनता यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदार होती है, शासन में भागीदारी होती है, शासन में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदारी होती है, भागीदारी होती है। अब देखिए इसमें कुछ अधिकार जनता के पास हैं, जनता के पास अधिकार है। कौन कौन से अधिकार है, देखिए अब अधिकार देख लीजिए क्या अधिकार है यहाँ पर, तो अधिकार जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला अधिकार क्या है कि यहाँ पर राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल, और यहाँ पर जनमत संग्रह। तो अब ये क्या है, देखिए अगर जनता ने किसी प्रतिनिधि को चुन दिया, जैसे 4 साल कहीं पर 5 साल के लिए 5 साल चुन दिया, तो वहां पर एक नियम होता है 2 या 3 साल बाद फिर उसके विरोध में हम इलेक्शन करा सकते हैं, उसे हटाने के लिए। अगर उसके फेवर में वोट कम आए और उसके विरोध में वोट ज्यादा आए, उसे बोलते हैं राइट टू रिकॉल, मतलब प्रतिनिधि को बुलाओ, भैया आ जाओ, तुमने अच्छा काम नहीं किया, आ जाइए लौट करके, कोई काम के नहीं है तुम, तो उसे राइट टू रिकॉल बोलते हैं। ये कहां पर, स्विट्जरलैंड में है। और कि एक प्रतिनिधि बैठा हुआ है, वो जनता के से जो वादा किया था उसमें खरी नहीं उतरता है, तो जनमत संग्रह कराकर भी उसे हटाया जा सकता है। तो ये अधिकार जनता के हाथ में है, तो उसे बोलते हैं, ये आपको कहां पर मिलेगा इस तरीके से शासन, स्विट्जरलैंड में मिलेगा। लेकिन हमारे भारत में संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है। यहाँ पर हमारे भारत में क्या है, संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र है। इसमें परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चयन होता है, राष्ट्रपति का चयन होता है, जो कि आपके मंत्रिमंडल की सहायता से क्या करता है, शासन करता है। सही है, मंत्रिमंडल की सहायता से शासन करता है। तो हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है। हमारे यहाँ डायरेक्ट जो जनता के द्वारा बैठाया जाता है, उस राष्ट्रपति को बैठाया जाता है, और जो राष्ट्रपति शासन करता है वो मंत्रिमंडल की सहायता से शासन करता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये राइट टू रिकॉल एंड जनमत संग्रह, ये वाला कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ 5 साल के लिए चुना जाता है। अब 5 साल के लिए वो प्रतिनिधि क्या करता है, भैया उसके हाथ में। अगर उसने सही काम किया तो दोबारा आ जाएगा, गलत काम किया तो दोबारा नहीं आने देगा, ये जनता का। लेकिन जनता का है, जनता का शासन किसी तरीके से, तो इसे वो बोलेंगे लोकतंत्रात्मक, बोलेंगे लोकतंत्रात्मक। अब आगे देखिए, फिर यहाँ पे डिस्कस की, देखिए यहाँ पर इन वर्डों को बिल्कुल समझना है। देखिए अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, गणराज्य क्या हमारे पास, गणराज्य। भाई गणराज्य का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जहाँ के भारत के, जहाँ पर सॉरी, जिस राज्य के सभी नागरिकों को एक इलेक्शन देने का, चुनाव डालने का अधिकार हो, उसे गणराज्य बोलते हैं। और फिर इस तरीके से गणराज्य समझ में आ गया। गणराज्य क्या है कि जो राज्य के जो नागरिक हैं उन्हें एक इलेक्शन, निर्वाचन देने का, मतलब एक शासन चुनने का अधिकार है, एक अपना प्रतिनिधि बैठाने का अधिकार है, तो उसे गणराज्य कहते हैं। के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कैसे न्याय दिलाएंगे, सामाजिक डिस्कस कर चुका हूं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो अब यहाँ पर न्याय क्या है हमारे पास? तो न्याय कैसे करेंगे? न्याय कितने टाइप से बताएंगे? न्याय हमारे पास ये हो गया, न्याय ये हो गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय कैसे होगा हमारे पास? तो आपको दिमाग में रखना चाहिए, कितना हो जाएगा हमारे पास? सामाजिक न्याय करेंगे, आर्थिक करेंगे और राजनीतिक न्याय करेंगे। अब देखिए स्वतंत्रता क्या हमारे पास? स्वतंत्रता, तो विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है और प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता है। तो यहां पर देखिए, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। आप चाहो किसी की भी उपासना करो। आपके विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले स्वतंत्रता वर्ड का मीनिंग होता है किसी व्यक्ति की गतिविधियों पर कोई अंकुश न लगाया जाए और उसके संपूर्ण विकास के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाए, तो उसे कहते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? किसी व्यक्ति की गतिविधियों पर कोई अंकुश न लगाया जाए और उसके संपूर्ण विकास के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाए, तो उसे बोला जाएगा स्वतंत्रता वर्ड दिया गया, उस वाले वर्ड को स्वतंत्रता। तो जहां पर आ गया तो उनके विचारों पर, अभिव्यक्ति पर, विश्वास पर, धर्म पर, उपासना, स्वतंत्रता पर, प्रतिष्ठा पर, अवसर की समता। अब समता वर्ड आ गया, देखिए, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब समता को समझेंगे, समता क्या है? यहाँ पर बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं समझने के लिए। अब देखिए, समता वर्ड आ गया कि समता क्या है? भाई उन्होंने समानता नहीं लिया है, समानता वर्ड नहीं लिया है, समता वर्ड लिया है। भाई ये क्या है? इसको बड़ा समझेंगे कि ये वर्ड क्या है, समता वर्ड क्या है। समता का वर्ड है कि भारत के जितने भी नागरिक होंगे उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, और जिस वर्ग को विशेष अधिकार दिए गए उसके अधिकारों का कोई हनन नहीं किया जाएगा, उसे समता का अधिकार कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है, सर ये क्या हुआ? कोई कुछ जैसे SC ST OBC को आरक्षण दिया जा रहा है, जनरल को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, वहां पर समता, वहां पर समानता कैसे हुई? आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके दिमाग में। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर देखिए कैसे है, बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। अब एक चीज देखिए कि जो जनरल है हमारे पास, जनरल OBC SC और ST, ये है हमारे पास। अब एक बताइए, जनरल के पास तो संसाधन पहले, इसमें उन वर्ग को रखा गया जिनके पास संसाधन पहले से ही थे, जो कि एक मुख्य धारा में प्रवाहित पहले से होते चले आ रहे थे, और ये वर्ग OBC SC ST ये वर्ग क्या थे? ये किसी मुख्य धारा से किसी तरीके से कट गए थे, जिसके जिम्मेदार भारत की जनता थी। कुछ सरकार भी थी और भारत की जनता भी थी। इसलिए जो मुख्य धारा से जो कट गए थे, तो उन्हें एक रिजर्वेशन दे करके, आरक्षण दे करके उन्हें किसी तरीके से उनकी कटाव को मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है कि भैया आप हमारी वजह से कटे, आप आओ और मुख्य धारा में हम आपको क्या दे रहे हैं? कुछ रिलैक्सेशन दे रहे हैं, कुछ आरक्षण दे रहे हैं, कुछ छूट दे रहे हैं, आप मुख्य धारा में हो, मुख्य धारा में आइए, मिल जाइए। इस वजह से अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, जनरल से आ गया था खली साहब, खली को तो सब जानते हैं। अब कोई देख खली, और यहाँ पर चलो एक मान लीजिए व्यक्ति है, कोई नॉर्मल व्यक्ति है, अब इनके बीच में युद्ध कराया जाए, तो अब बताइए क्या ये समानता है? भाई क्या ये समानता है? ये खली है पूरा पहले से ही, 7.5 फुटी, पता नहीं 7.5 फुटी से ऊपर इंसान, पूरा WWE फाइट लड़ने वाला, और एक नॉर्मल व्यक्ति बीच में लड़ाई कराया जाए, तो सब पहले से लड़ाई होने से पहले सबको मालूम है खली साहब जीतेंगे।
तो ऐसे लड़ाई लड़ी जाती है तो वहां पर इक्वल लड़ी जाती है। उस हिसाब से जैसे वेट नाप लेते हैं कि सब 50 kg का होगा, ये 50 kg का होगा, तो ये समता है, समता के आधार पर समानता की गई है। अगर यहाँ पर एक व्यक्ति साथ में होगा तो ये समानता कहेंगे, लेकिन समता नहीं रहेगी। आपने व्यक्ति तो लड़ा दिया, लेकिन भैया समान कहाँ है, असली तो असमान है, वो तो असमान है। तो इस तरीके से एक समता वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, समानता वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और देखिए आगे बढ़िए, यहाँ पर और जानना चाहेंगे हम। देखिए और वर्ड क्या है हमारे पास, विश्वास, धर्म, प्रतिष्ठा, समता हो गया हमारे पास कराने के लिए। उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा क्या है? व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या है? हमारा संविधान मानता है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो पूर्ण रूप से पवित्र है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, उसका व्यक्तित्व पूरा पवित्र है, उसके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये व्यक्ति गरिमा हुई। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली। अब राष्ट्र की एकता और अखंडता से क्या मतलब है कि भाई हमारे भारत में, भारत की भूमि पर विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न भाषाओं को मानने वाले, विभिन्न विचारों के व्यक्ति रहते हैं। उन्होंने कहा उन सबको मंजूरी दी कि भैया आप रहो, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मत तोड़ो, आप जो भी धर्म मानते हैं उस धर्म को मानो, जो भी भाषा बोलते हैं भाषा बोलो, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस करो, आपको स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन आप किसी तरीके से इन वजह से आप राष्ट्र की एकता और अखंडता को नहीं तोड़ेंगे। समझ में आ गया? यहाँ पर इस वजह से दिया गया। तो अब देखो इस वर्ड से क्लियर हो गया कि यहाँ पर सभी को, सभी धर्मों को मान्यता क्यों दी गई? राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सभी धर्मों को मान्यता दी गई, सभी भाषाओं को मान्यता दी गई, और उनके सभी जो भी उनके अंदर धर्मों के अंदर जो मान्यताएं थी उन मान्यताओं को माना गया। ठीक है, किस वजह से कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रही। अब यहाँ पे आता है बंधुता। बंधुता वर्ड का मतलब क्या है कि भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन करना, एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना को जागृत करना ही क्या है? बंधुता है। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो सबसे पहले इन वर्डों का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे, क्योंकि एग्जाम में इनका पूछा जाता है। आप पिछले क्वेश्चन पेपर उठा लो, बिल्कुल क्वेश्चन पूछे गए, वहां पर स्टूडेंट बिल्कुल अटक जाते हैं। तो इस तरीके से इसका हमें मीनिंग आना चाहिए। अब इसका देखिए मैं यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ। इंपोर्टेंट पार्ट क्या पार्ट है? देखिए यहाँ पर प्रस्तावना का उपयोग। अब यहाँ पर लिखता हूँ प्रस्तावना का उपयोग क्या भैया, उसका उपयोग क्या है, क्या उपयोग है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रस्तावना क्या है हमारे पास। जो प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना जो संविधान का जो विवरण है उसको क्या संक्षिप्त स्वरूप है उसका। प्रस्तावना क्या है? संविधान के इतने बड़े विवरण का एक संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है, छोटे से रूप में आपको पूरा उसका एक्सप्लेन कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। पहला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है भाई? दूसरा पॉइंट ये है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। आत्मा क्यों है? कि इसके अंदर भारत के इस प्रस्तावना के अंदर एक भारत के संस्कृति, कल्चर की, दर्शन की झलक दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि भाई प्रस्तावना जब हम अनुच्छेद को एक व्याख्या करने में, उसकी व्याख्या स्पष्ट तरीके से नहीं हो पाती है तो प्रस्तावना को आधार बनाकर इसकी व्याख्या करते हैं। तो देखिए ये प्रस्तावना का उपयोग है। अब यहां पर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठने वाला है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? यहां पर देखिए मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है?
संविधान का अंग है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप जवाब देंगे इसका। तो देखिए मैं कुछ जवाब देना चाहूंगा, सबसे पहले इसका आंसर देना चाहूंगा। आंसर देखिए, बेरुबाड़ी मामला, बेरुबाड़ी मामला कब हुआ था? ये बेरुबाड़ी मामला हुआ था 1916 हुआ था, 1916 हुआ था। तो इसमें बोला गया भाई कि जो, सबसे पहले मैं बता दूं, प्रस्तावना के बारे में विचार हमेशा बदलते रहे शुरू से लेकर के। और विचार कैसे बदले ये देखिए। तो बेरुबाड़ी मामला आया तो 1960 में, तो वहां पर बोला गया कि भाई जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है। अंग क्यों नहीं है? कि न तो ये विधायिका को कुछ शक्ति देती है और न ही विधायिका पर कोई अंकुश लगाती है। बेरुबाड़ी मामला में ये कहा गया। तो बेरुबाड़ी मामला में संविधान प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। क्लियर हो गया सर? बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर क्या हुआ, दूसरा जो पॉइंट आ गया यहां पर, गोलकनाथ बनाम पंजाब, सॉरी जी नहीं, इसके बाद आया सज्जन सिंह, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, बनाम राजस्थान, ये आपका 1964। अब इसका मतलब क्या है, बनाम राजस्थान, राजस्थानी सरकार थी और सज्जन सिंह केस लड़ने वाले थे। इसमें एक न्यायमूर्ति थे मधुलकर, नाम लिख देता हूं। न्यायमूर्ति कौन थे इसमें? न्यायमूर्ति इसका नाम था मधुलकर नाम था इनका। इन्होंने इस मामले में क्या कहा, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पुनः विचार करने के लिए सबका ध्यान आकर्षित किया कि भाई आपने जो निर्णय दिया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें थोड़ा सा इस निर्णय पर विचार कीजिए। ध्यान आकर्षित किया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान में 1964 में। इसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पर, इसके बाद देखेंगे तो आपने देखा यहाँ पर, इसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब, ये आपका 1967 में आया, 1967 में आया पंजाब। तो इसमें इस मामले में क्या किया गया भाई, इस मामले में प्रस्तावना को संविधान का एक अंग मान लिया गया। उन्होंने कहा भाई संविधान तो क्या है, प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है यहाँ पर, प्रस्तावना ये तो आत्मा है किसकी? ये तो आत्मा है किसकी? संविधान की आत्मा है भैया, संविधान की आत्मा है। ये शासक है, मतलब ये खत्म नहीं हो सकती, शासक है और अपरिवर्तनशील है, इसमें तो परिवर्तन भी नहीं कर सकते। शासक और अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब में 1967 मामला आया। इसमें आपके जो प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया और कहा गया कि भाई प्रस्तावना तो संविधान का एक आत्मा है, शासक तो है, इसके बिना तो सांस नहीं ले पाएगा संविधान। और भाई दूसरी बात अपरिवर्तनशील, इसका कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा इस मामले। फिर लास्ट में एक फाइनल जो केस आया जहां पर डिसाइड किया गया, क्या केस आया यहाँ पर? केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती बनाम केरल, और ये आया था 1973 में आया, 1973 में आया। इसमें काफी जज बैठे, कमेटी बैठी, तो उनमें वाद विवाद हुआ और अंत में प्रस्तावना को संविधान का अंग के रूप में स्वीकार कर लिया गया भाई। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, सही है, स्वीकार कर लिया गया। तो इस तरीके से आज का क्वेश्चन दे तो यहाँ पे बोलेंगे प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है। कौन कौन से विचार से? तो आपको ध्यान रखना है, गोलकनाथ और
केशवानंद भारती के मामले में, यहाँ पर मौत ठुकी है। लेकिन सज्जन सिंह मामले में आवाज उठाई गई और बेलूवाड़ी मामले में तो बिल्कुल मना किया गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से मामले में, सही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है, एक क्वेश्चन और उठता है बेटा, एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, क्या इसमें संशोधन हो सकता है? क्या इसमें संशोधन हो सकता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन भाई। प्रस्तावना में चलो हमने संविधान का अंग मान लिया, तो क्या इसमें संशोधन हो सकता है? तो फिर इसमें काफी बहस चली है। बहस के बाद निर्णय आया कि भाई संविधान, प्रस्तावना जब संविधान का अंग है तो इसमें संशोधन भी हो सकता है। ये भी केशवानंद भारती के उसमें केस में निर्णय दिया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है और हर भाग में संशोधन हो सकता है, लेकिन प्रस्तावना या संविधान के किसी उस भाग में संशोधन नहीं हो सकता जो कि उसके आधारभूत ढांचे को, बेटा ध्यान रखना, वर्ड बहुत अच्छा है कि जो आधारभूत ढांचा इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। जो संविधान कहना चाह रहा है उसका जो अर्थ निकल रहा है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी के पार्ट में चेंज कर सकते हैं। तो यहां से मुझे ये मालूम चला कि प्रस्तावना क्या है, एक संविधान की आत्मा है, एक अंग के रूप में माना गया है। आपसे पूछा जाए संविधान की आत्मा क्या है तो आप बोलेंगे प्रस्तावना। क्या इसमें संशोधन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है संशोधन। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन के आएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके आर्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मुझे लगता है आपको बहुत मजा आया होगा एक कहानी बेसिस पर। एक बार नहीं समझ में आया दोबारा सुनिए, तिबारा देखिए। वीडियो को जितने भी ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर कीजिए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तो वहाँ पर कुछ आर्टिकल, कुछ शॉर्ट तरीके और आपको पॉलिटी को बहुत ही इंटरेस्ट तरीके से हम आपको साथ डिस्कस करना चाहेंगे। इसलिए आप हमसे जुड़े रहो और लोगों से जुड़ते रहो। चलिए आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।